सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग लेक्चर 3 देखने वाले हैं चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो इस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करेंगे एंड एक टॉपिक गिवन है आपके बुक में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरा एक्सप्लेन किया है ना, उससे पहले पूरा एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें जो जो चीज़ें समझाई गई हैं सबको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विथ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग टाइप को देख रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी एक सेल से मिलके बना है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म लेट्स सपोज करो यूनिसेलुलर है, तो इसका पूरा बॉडी एक सेल से ही मिलके बना है, इसके बॉडी में एकमात्र एक यही सेल होगा। ठीक है ना। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे लेट्स सपोज करो ये मल्टीसेलुलर है, तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है मल्टी मतलब कि बहुत सारे, एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे को हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो चलो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है इनका डेफिनेशंस रट लेना, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी में रिटन है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहले बैक्टीरिया, इसका पूरा का पूरा बॉडी एकमात्र एक सेल ही होता है। ठीक है ना। दूसरा अमीबा, ठीक है, पारामीसियम, ठीक है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो कम से कम आपको ये 4 एग्जांपल्स तो याद करने ही पड़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। बैक्टीरिया, अमीबा तो याद हो जाएगा, पारामीसियम और क्लेमाइडोमोनास, ये सब दोनों याद कर लेना। ठीक है ना, तोड़ के याद करना तो जल्दी याद हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स हो गए हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल तो बहुत आसान है। प्लांट्स आ गए, सारे के सारे प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। और फंजाई, एक याद रख लेना, फंजाई, तो ये तीनों किस में आता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। ठीक है। तो देखो, एनिमल्स के अंदर ही हम लोग आते हैं, हम लोग ह्यूमंस किसके अंदर ब्रॉडली क्लासिफाइड है, एनिमल्स के अंदर। तो हमारा बॉडी भी मल्टीसेलुलर बॉडी होगा। ओब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, बताए थे आपको पिछले क्लासेस में, हमारे शरीर के अंदर लगभग बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कितने उसके बॉडी में प्रेजेंट है। 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिनका बॉडी एक सेल से मिलकर बना है, एग्जाम्पल आ गया बैक्टीरिया, अमीबा, पारामीसियम एंड क्लेमाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बस 3 सिंपल सा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। क्लियर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, ये बताओ क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, क्या वो सेम शेप और साइज के प्रेजेंट है? क्या एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है क्या वो सेम शेप और साइज के हैं? ऐसा नहीं होता है। तो यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक
कि शेप और साइज, शेप एंड साइज कैन वेरी विदिन सेम ऑर्गेनिज्म, विदिन सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि शेप और साइज अलग अलग हो सकता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, आपके बुक में भी यही गिवन है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले रहे हैं। देखो, क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है क्या उनका शेप और साइज सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम आपको बताएं, जैसे एग्जाम्पल देखो, आप अपने बुक में देखो नर्व सेल का डायग्राम, देखो नर्व सेल का डायग्राम कुछ इस प्रकार का हम यहाँ पे रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का बना हुआ है आपके बुक में। तो नर्व सेल्स ऐसे होते हैं। फिर दूसरे प्रकार का सेल्स बना हुआ है, जैसे कि फैट सेल्स पे ध्यान दो, फैट सेल्स पे ध्यान दो। नॉर्मल सेल के कंपेयर में इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, यानी कि इसमें फैट एक्यूमुलेटेड होते हैं, इसलिए इनका साइज नॉर्मल सेल के कंपेयर में बड़ा होता है। एंड इसका न्यूक्लियस साइड में शिफ्टेड होता है क्योंकि बीच में फैट स्टोर्ड है, ठीक है। तो फैट सेल्स ऐसे गोलू मोलू से होते हैं, नर्व सेल्स ऐसे लंबे से होते हैं। फिर अगर हम अपने गैमेट सेल्स को देखें, गैमेट सेल्स क्या होते हैं? गैमेट सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्पर्म पे ध्यान दो। स्पर्म का स्ट्रक्चर देखो कैसा बना हुआ है, ऐसा बना होगा बुक में। दूसरा है ओवम, स्पर्म और ओवम में तो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, ओवम का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है। तो अभी इतने सेल्स पे ध्यान दो। देखो, क्या सारे सेल्स का शेप और साइज एक जैसा है? नहीं है। तो देखो, अब ऐसा क्यों होता है कि बॉडी में सेल्स सारे सेम जैसा नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न है कि शेप और साइज अलग अलग सेल्स का होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन किस प्रकार का एक सेल परफॉर्म कर रहा है ये डिसाइड करेगा कि उसका शेप और साइज कैसा है। मतलब देखो, जैसे मान लो नर्व सेल्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन यहाँ पे होता है और ब्रेन से अटैच पीछे के साइड स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा है? ब्रेन से जुड़ा है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, इस सेल का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? सिंपली एक सेल नॉर्मली ऐसा होता है, इस तरीके से क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इस नर्व सेल का काम होता है इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। अब ये किस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है ये आपको ध्यान नहीं रखना। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाता है। अब देखो, अगर ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके पहुंचा रहा है तो इसका शेप लंबा ही होना चाहिए। अगर लेट सपोज करो ये सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, देखो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। एक सेल इस तरीके से प्रेजेंट है और एक सेल इस तरीके से प्रेजेंट है। इस तरीके से ये बहुत सारे सेल्स अरेंज्ड है और ये इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे बताते हैं। जैसे लेट सपोज करो हम क्या बताना चाह रहे हैं, पहले उसको समझो। देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, इन्फॉर्मेशन को कैरी तो ये नर्व सेल्स करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ये अरेंज कैसे होते हैं? एक दूसरे के बाद अरेंज होते हैं, ऐसे यहाँ पे, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, ऐसे। तो ये एक के पास अगर इन्फॉर्मेशन किया तो वो कहाँ तक पहुँचा देगा? ब्रेन तक पहुँचा देगा। एक के बाद पास करते हुए, इन्फॉर्मेशन को पास करते हुए ब्रेन तक पहुंचा देगा। तो अगर ये सेल्स ऐसे ना हो कि ऐसे होते तो देखो कि इन्फॉर्मेशन कितना धीरे पहुंचता, कितना धीरे इन्फॉर्मेशन पहुंचता ब्रेन तक। लेकिन सेल्स ऐसे हो गए, अपने आप का इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके लंबा इलोंगेटेड फॉर्म में कर दिया। तो देखो इन्फॉर्मेशन कितना फटाफट पहुंच रहा है। इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल फटाफट से पहुंचेगा। तो ये सेल अपने आप को लंबा इसीलिए कर दिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन फटाफट से हमारे ब्रेन तक पहुंचे। तो इनका फंक्शन जिस प्रकार से है उस प्रकार का इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शेप और साइज सेल का अलग अलग इसलिए होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखोगे? इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन दे परफॉर्म। फंक्शन दे परफॉर्म, फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा फंक्शन कर रहे हैं, उस प्रकार से उनका शेप और साइज हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।
तो अभी हमने डिस्कस किया फंक्शंस अलग अलग होने की वजह से सेल का शेप और साइज हमारे बॉडी के अंदर वेरी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि शेप भी किसी किसी सेल का वेरी कर सकता है और किसी का फिक्स्ड हो सकता है। किसी सेल का शेप वेरी कर सकता है, किसी का फिक्स्ड हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अमीबा, इसमें एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का शेप वेरी करता है। कैसे? जैसे लेट सपोज करो अमीबा का शेप अभी ये है, तो थोड़ा देरी के बाद ये अपने बॉडी को मॉडिफाई करके ऐसा कर सकता है, फिर थोड़ी देरी के बाद ये अपने बॉडी को मॉडिफाई करके ऐसा कर सकता है, फिर थोड़ी देरी बाद ये अपने बॉडी को मॉडिफाई करके ऐसा कर सकता है। तो ये अपने बॉडी को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका शेप वेरी करता है। ठीक है ना, इसका शेप वेरी करता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता अमीबा का। तो अमीबा एग्जाम्पल आप याद रखना। फिक्स्ड किसका होता है? मैक्सिमम सेल का शेप फिक्स्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल हमारे नर्व सेल, अभी हमने डिस्कस किया नर्व सेल, तो नर्व सेल्स का शेप फिक्स्ड होता है। जैसा अभी हमने देखा कुछ इस प्रकार का होता है, तो ऐसा है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसका शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। शेप वेरी भी कर सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। वेरी अमीबा में करता और फिक्स्ड नर्व सेल का होता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हम आपको बोले थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पैराग्राफ गिवन है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो चलो उसको समझते हैं। देखो, इसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, इसका क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब होता है काम का बंटवारा होना, काम का बंटवारा होना। जैसे देखो, अब समझाना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे। देखो, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से बताओ तो ज़रा। जैसे कि स्टमक, लंग्स, किडनी, हार्ट। तो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। बताओ तो स्टमक का क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करना। लंग्स का काम होता है गैस का एक्सचेंज कराना, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंकना। किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है और इसका अलग काम है। यानी कि बॉडी में काम का बंटवारा देखो कितना परफेक्ट वे में किया गया है ना। तो क्या हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है जिस प्रकार से बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है, ऑर्गन्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, कुछ उसी प्रकार से सेल के अंदर भी हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। एक सिंगल सेल के अंदर। वो कैसे? देखो, हम आपको बताए थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और देखो इस सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हर अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जिस प्रकार से स्टमक, लंग्स, किडनी और हार्ट का हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शंस है, कुछ उसी प्रकार से सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो कंपोनेंट है, ये और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे कंपोनेंट्स का फंक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग फंक्शंस होता है। इसका अलग फंक्शन होगा, इसका अलग फंक्शन होगा, इसका अलग फंक्शन होगा, इसका अलग फंक्शन होगा, इसका अलग फंक्शन होगा। तो जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है, उसी प्रकार से हमारे सेल्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनका भी फंक्शन अलग अलग है। समझ में आया? तो सेल्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है एनसीईआरटी, जैसे एक हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए हर एक ऑर्गन्स का फंक्शन करना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ओबियसली इंपॉर्टेंट है। अगर हम हेल्दी वे में जीना चाहते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करने चाहिए। कुछ उसी प्रकार से सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो सारे कंपोनेंट्स को ठीक ढंग से काम करना चाहिए फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सेल। सेल अच्छे से काम करे, सेल प्रॉपर वे में फंक्शन करे, अच्छे से जिंदा रहे, उसके लिए इसमें प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ठीक ढंग से काम करने चाहिए, हेल्दी वे में काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेल के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ध्यान रखना,
सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, यानी कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होता है, उसी प्रकार से सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनका भी फंक्शन अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को ही फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इसी चीज़ को समझाया गया है। और देखते हैं क्या चीज़ बोल रहा है इसमें। बस इस पैराग्राफ को आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना, सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे यही सारे ऑर्गेनेलीज से तो सेल बना है ना। इस पैराग्राफ के लास्ट साइड में बोला है कि देखो ये सारे ऑर्गेनेलीज के मिलने से ही तो पूरा सेल बना है। तो वही बात बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तो एक सेल बनता है, जो कि हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है लाइफ का। सेल ही तो बेसिक यूनिट है ना। तो हमारे सेल यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बना कैसे है? बहुत सारे ऑर्गेनेलीज के मिलने से बना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं, रुको। अब यहाँ पे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, देखो क्या बोल रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनेलीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। बोल रहा है कि जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट हो, सारे सेल्स के अंदर लगभग सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल भी वही ऑर्गेनेलीज कंटेन करेंगे। यानी कि इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है दूसरे बेसिकली सेल के अंदर भी वही सारे ऑर्गेनेलीज होंगे। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगर सेल है तो उसमें भी वही सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में तुम लोग बहुत सारे सेल्स पढ़े, तो नर्व सेल्स के अंदर जो सेल बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, लगभग वही सेल ऑर्गेनेलीज एक ओवम के अंदर भी प्रेजेंट होगा। कुछ माइनर थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन लगभग सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है। अब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एक अमीबा का सेल है उसमें भी लगभग सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनेलीज के बारे में बात कर रहा है कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल हो, उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। तो हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़े एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट है वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। फिर इंपॉर्टेंट हमने बोला कि इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया देखा, अमीबा, पारामीशियम और क्लेमाइडोमोनास। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया कि सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है इवन विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हमने एग्जांपल्स देखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग शेप और साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग शेप और साइज हुए क्यों, आखिर इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न है ये जिस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करेंगे उस प्रकार का ये शेप और साइज में अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये अपने शेप और साइज को ढाल लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अलग अलग शेप्स। किसी सेल का शेप फिक्स होता है, किसी सेल का शेप अलग होता है। जैसे कि अमीबा का शेप अलग अलग होता है, हमने देखा डायग्राम बना के कि अलग अलग शेप्स वो एक्वायर कर सकता है। उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है तो अलग अलग शेप एक्वायर कर सकता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका शेप फिक्स्ड होता है, एग्जाम्पल हमने नर्व सेल देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है ऑर्गन्स में, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका भी फंक्शंस अलग अलग होता है। ये चीज़ हमने देखा। फिर हमने बोला कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन्स है वो अच्छे तरीके से फंक्शन करना चाहिए ताकि उसका सर्वाइवल अच्छी तरीके से हो। उसी प्रकार से एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं वो भी अच्छे ढंग से फंक्शन करना चाहिए फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ ए सेल। ठीक है, तो यही सारे मोटा मोटी हमने यही सब बात किया है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था यार, हम खुद ही भूल गए, वेट। उसके बाद हमने बस सिंपल सा एक लाइन बोला था कि
अलग अलग कंपोनेंट्स मिलके एक सेल बनाते हैं, यानी कि सेल के अंदर जितने अलग अलग ऑर्गेनेल्स है वो सारे मिलके एक सिंगल सेल बना रहे हैं, जो कि बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने वाले सेल्स के अंदर भी लगभग सेम प्रकार के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बॉडी के सेल हो चाहे एक अलग ऑर्गेनिज्म का सेल हो, उसमें जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है लगभग हम पूरी तरीके से सेम भी नहीं बोल सकते, लगभग सेम ऑर्गेनेल्स हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी वही ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसा भी सेल हो उनके अंदर लगभग सेम प्रकार के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने लेक्चर को सम अप कर दिया। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।